Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, Asia. The largest continent, location and physical features. बेटा आप सबको पता होगा हमारे अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट थे 7। उस 7 में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया। तो आज हम एशिया को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि एशिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, मतलब एशिया कहाँ पर लोकेटेड है ना। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमें क्या बताएंगे? एशिया का लोकेशन। फिर हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स कि हमारे एशिया में कितने माउंटेन्स हैं, कहाँ पर प्लेन्स हैं, कहाँ पर प्लेट्यूज हैं, रिवर्स कहाँ पर हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आउटलाइन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड एक्सटेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब पता है ना, सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट पॉइंट भी यहीं पर है ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी पूरे वर्ल्ड का एशिया में ही मिलेगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट भी कहाँ मिलेगा? एशिया में ही मिलेगा, है ना। सबसे ज़्यादा गर्म जगह भी एशिया में ही मिलेगी, सबसे ज़्यादा ठंडी जगह भी एशिया में ही मिलेगी। पॉलिटिकल डिविजन्स देखेंगे एशिया के, मतलब कितनी कंट्रीज़ हैं वो देखेंगे। फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS देखेंगे। फिर हम लोग फिजिकल फीचर में देखेंगे नदर्न लोलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, सदर्न प्लेट्यू, ग्रेट रिवर बेसिन एंड आइलैंड्स। ठीक हुई बात। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग कि ये जो वर्ड है यूरेशिया, इसका यूज़ हम करते हैं यूरोप और एशिया के लिए। यूरोप एंड एशिया ऑल टुगेदर नोन एज यूरेशिया। यूरेशिया में दो कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड हैं, एक है एशिया, दूसरा है यूरोप। दे आर सेपरेट कॉन्टिनेंट्स, ये सेपरेट कॉन्टिनेंट हैं, है ना। अलग अलग कॉन्टिनेंट, एशिया एशिया, यूरोप यूरोप। एशिया इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड एशिया, है ना। कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए। चलो देख लो। तो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया। इट कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। पूरे दुनिया की जितनी भी ज़मीनें हैं उसमें से 1/3 ज़मीन अकेले किसके पास है? एशिया के पास है। एंड 4/5 ऑफ यूरेशिया, मतलब पूरे वर्ल्ड की ज़मीनों की बात करें तो 1/3 एशिया के पास है, और अगर यूरेशिया की बात करें तो 4/5 पार्ट किसके पास ही है? एशिया के पास भी है। मतलब सोचो यूरोप कितना छोटा होगा। अब जो एशिया और यूरोप है ये सेपरेटेड हैं एक आर्बिट्री डिवाइडिंग लाइन ऑफ यूराल माउंटेन। आर्बिट्री का मतलब यहाँ पर है कि बिना किसी तर्क के, बिना बहुत ज़्यादा लॉजिक समझे, बिना बहुत ज़्यादा लॉजिक देखे, रीज़न देखे, हमने यूराल माउंटेन के थ्रू एशिया और यूरोप को अलग अलग कर दिया है। ठीक है बात। यूराल माउंटेन के अलावा बहुत सारी वाटर बॉडीज़ भी हैं, जैसे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये भी एशिया को सेपरेट करती हैं यूरोप से। ठीक है बात। थोड़ा सा एक बात समझने की कोशिश करना। देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये इस्थमस ऑफ पनामा, ये साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पर अटलांटिक ओशन, फिर ये यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका, इन दोनों के बीच में मेडिटेरेनियन सी, फिर यहाँ पर इंडियन ओशन, और यहाँ से एशिया स्टार्ट हो जाता है, यहाँ हमारा इंडिया आ जाएगा, यहाँ पर एंटार्क्टिक आ गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉन्टिनेंट ये हो गए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया अंटार्कटिका। ये जितने भी मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे जो बाकी कॉन्टिनेंट हैं, ये वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है ना। पर यूरोप और एशिया के बीच में सच ऐसी कोई वाटर बॉडी नहीं है। तो ये आर्बिट्री डिवाइडिंग लाइन इसको इसीलिए बोल रहे हैं, क्या किसी एक कंट्री में भी एक जगह थोड़ा सा माउंटेन मिल जाए, फिर वाटर बॉडी मिल जाए, फिर माउंटेन मिल जाए, तो क्या हम एक कंट्री को भी 2 कॉन्टिनेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना बेटा। तो क्यों हम एशिया और यूरोप को कहते हैं? क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच में भी कोई ओशन नहीं है। थोड़े टाइम के लिए इन दोनों को डिवाइड करता है, थोड़े प्लेस में इनको डिवाइड करता है यूराल माउंटेन, फिर थोड़ा सा डिवाइड करता है ब्लैक सी, फिर थोड़ा सा डिवाइड करता है कैस्पियन सी। ठीक हुई बात। तो एक आर्बिट्री डिवाइडिंग लाइन है जिसमें क्या क्या आता है? यूराल माउंटेन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। एशिया इज सेपरेटेड बाय अफ्रीका बाय रेड सी एंड सुएज कैनाल। अब अगर हम बात करें अफ्रीका और एशिया कैसे अलग है बच्चा, तो अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाली है रेड सी और सुएज कैनाल।
Thus demarcated Asia is treated as separated entity. और एशिया को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है बच्चा, एक सेपरेट एंटिटी की तरह। चलो अब हम देखेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट। एशिया की लोकेशन एंड एक्सटेंट कहाँ, ये रही हमारी अर्थ, अर्थ के ऊपर ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर जो पूरे अर्थ को नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। फिर ये रहे हमारे लॉन्गिट्यूड्स और ये रहा प्राइम मेरिडियन। ये वाली लाइन कौन सी है, प्राइम मेरिडियन, इसकी डिग्री कितनी है 0। ये इंडिया को डिवाइड करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इस लाइन के इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, इस लाइन के इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। इक्वेटर के नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर है और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में। क्या बात समझ में आ गई। ये वाली जो लाइन होती हैं जो पैरेलल रन करती हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और ये लाइन जो सेमी सर्कल्स होती हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। और ये वाली लाइन क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स। तो अब हम देखेंगे लैटिट्यूडनली कितना एक्सटेंशन है एशिया का और लॉन्गिट्यूडनली कितना एक्सटेंशन है। क्या बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं, एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगी। देखो 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 कहाँ बनाऊँ, यही बना देती हूँ। ये रहा इक्वेटर और ये बनाई मैंने सिर्फ प्राइम मेरिडियन। दोनों की डिग्री 0 होती, प्राइम मेरिडियन की डिग्री भी 0 है और इक्वेटर की डिग्री भी 0 होती है। चलो अब ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होगा, मतलब ये 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा 80 डिग्री नॉर्थ तक, तो मतलब यहाँ तक आ गया। ठीक कोई बात। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसकी कितनी हो गई, 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होके 80 डिग्री नॉर्थ पे, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो अच्छी हो गई। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसकी 25 ईस्ट से चालू होगी, 25 ईस्ट से चालू होगी, तो ये रहा 25 ईस्ट। क्योंकि बेटा ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, इससे ही हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है बात। तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ से पूरा अर्थ को घुमा लो यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, ये 170 वेस्ट तक जा रहा है। अब अर्थ को एक बॉल की तरह समझो, तो बॉल में तुम जब जिस बॉल का जो फेस देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है तुम बॉल के फेस पे बना लो, है ना, कितने की, 25 ईस्ट की। अब पूरा घूमते हुए बॉल को घुमा लो, कहाँ पहुँच जाओ, वेस्ट में। तो 170 वेस्ट पे ख़त्म हो रहा है, मतलब बॉल के पीछे वाली साइड। अर्थ तो लोग पूरी गोल है ना, तो आगे से शुरू होके पूरा पीछे तक जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 25 से स्टार्ट होके पूरा कहाँ तक है, 170 वेस्ट तक है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होके 80 डिग्री नॉर्थ पे ख़त्म है। मतलब इतना बड़ा है एशिया, सोचो। चलो, तो जो मेन लैंड एशिया का है वो एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है बात। 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, तीनों ही इस कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। अब देखो कैसे पास होते हैं, मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री से ये स्टार्ट हो रहा है ना, 10 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब इक्वेटर भी पास कर रहा है। फिर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर रहा है एंड 66.5 आर्कटिक सर्कल भी इसको पास कर रहा है, क्योंकि इसका एक्सटेंड तो 80 डिग्री तक है ना, तो आर्कटिक सर्कल भी इसमें आ जाएगा, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसमें आ जाएगी और इक्वेटर भी इसमें आ जाएगी। इतना बड़ा एक्सटेंशन है हमारे एशिया का। चलो, तो एशिया से कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स निकलते हैं, पहला इक्वेटर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा आर्कटिक सर्कल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो जो कॉन्टिनेंट है एशिया का वो स्ट्रेच करता है 25 ईस्ट से 170 वेस्ट, 25 ईस्ट से 170 वेस्ट, कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द लैंड अराउंड द ग्लोब। 25 ईस्ट से चालू होके पूरा, मैंने फिर से बताया तुमको कि 25 ईस्ट यहाँ से चालू हो जाएगा और पूरा अर्थ के पीछे 170 वेस्ट तक जाएगा, मतलब ये नियरली हाफ ऑफ द लैंड अराउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब की लगभग आधी ज़मीन को कवर करता है। कौन, अकेला हमारा एशिया। ये तुम लोग बॉल से करके देखोगे तो इजीली समझ में आएगा, घर में ग्लोब है तो उससे समझो। 25 ईस्ट से घूमते 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 170 वेस्ट तक जाओ, देखो कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। अब जो टोटल एरिया कवर कर रहा है एशियन कॉन्टिनेंट वो है 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें कि हमारे इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और एशिया का कितना है, एशियन कॉन्टिनेंट का 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अंदाज़ा लगा लो, इंडिया इतना बड़ा है तो एशिया कितना बड़ा होगा।
एशिया स्ट्रेच करता है आर्कटिक ओशन से इक्वेटर, और इक्वेटर के पास पार भी चला जाता है। While its eastern shores are washed by Pacific Ocean, है ना। आर्कटिक ओशन ऊपर है, आर्कटिक ओशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आर्कटिक ओशन से लेके इक्वेटर और इक्वेटर के पार भी जाता है। साथ ही साथ है यहाँ पर जब ये पीछे 170 वेस्ट पे जाता है तो उसको कौन वॉश कर रहा है, उसके ईस्टर्न शोर्स को, पैसिफिक ओशन। अब बेटा डेड सी को ही सॉल्ट सी भी कहते हैं। डेड सी को ही क्या कहते हैं, सॉल्ट सी। डेड सी के ईस्ट में मिलेगा आपको जॉर्डन, एक कंट्री, और इजराइल मिलेगा वेस्ट में, जो भी एक कंट्री है। तो डेड सी के ईस्ट में कौन सी कंट्री मिलेगी, जॉर्डन। डेड सी के वेस्ट में कौन सी कंट्री मिलेगी, इजराइल। ठीक हुई बात। और ये जो डेड सी है इसको सॉल्ट सी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई डेंसिटी है सॉल्ट की, पानी में नमक का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, हाई डेंसिटी है किसकी, सॉल्ट की। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हम जब इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम, तो उसमें टेम्परेचर की भी बात करें तो बेटा टेम्परेचर में भी एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, क्रिटिकली इट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर 57.6 हमको मिलता है जकोबाबाद में। जकोबाबाद कहाँ पर है, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के जकोबाबाद में हमें हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है 57.6। वहीं पे लोएस्ट टेम्परेचर भी हमें एशिया में ही देखने को मिलता है, वर्खोयांस्क, साइबेरिया में। ठीक हुई बात। साइबेरिया का एक प्लेस है जिसका नाम है वर्खोयांस्क, वहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये हो गया ना फिर एक्सट्रीम, हाईएस्ट भी यहीं और वर्ल्ड का लोएस्ट भी यहीं पर। ठीक हुई बात। हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, जकोबाबाद। जकोबाबाद कहाँ पर है, पाकिस्तान में। वर्खोयांस्क कहाँ पर है, साइबेरिया में है। अब रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 1087 सेंटीमीटर, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल मिलती है मौसिन राम को, जो चेरापूंजी के पास में है, कहाँ पर, मेघालय में। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में है चेरापूंजी, चेरापूंजी के पास ही है मौसिन राम। मौसिन राम में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, कितनी, 1087 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जकोबाबाद 57.6, सबसे कम टेम्परेचर वर्खोयांस्क, साइबेरिया। सबसे ज़्यादा रेनफॉल मौसिन राम। मौसिन राम किस स्टेट में आएगा, मेघालय। कितनी रेनफॉल, 1087 सेंटीमीटर, 1087 सेंटीमीटर। ये इंडिया का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, जहाँ पर है मौसिन राम, जहाँ होती है दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश। एंड लार्जेस्ट एरिया विथ लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल पर एनम इज डेजर्ट रीजन, और यहीं पर डेजर्ट भी है ना। देखो सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी यहीं पर होती है और यहाँ पर डेजर्ट भी है, और डेजर्ट में रेनफॉल कितनी होती है बच्चा, लेस देन 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया एक्सट्रीम क्यों, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल। अब हम बात करें वेजिटेशन की, तो यहाँ पर मॉसस लिचन्स भी मिल जाएंगे आपको आर्कटिक रीजन में, तो लश ग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे इक्वेटोरियल रीजन में। ये जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पर रोज़ बारिश होती है 4 बजे, इस इक्वेटोरियल बेल्ट पे रोज़ बारिश होती है 4 बजे। सनलाइट भी डायरेक्ट मिलती है, तो पेड़ को क्या चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और सॉइल चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें अवेलेबल होने के कारण यहाँ पर लश ग्रीन डेंस फॉरेस्ट है इक्वेटोरियल रीजन में। तो यहाँ पर आर्कटिक रीजन में मॉसस और लिचन्स भी मिल जाएंगे। ठीक हुई बात। तो एशिया में मॉसस लिचन्स भी मिल जाएंगे, कहाँ पर, आर्कटिक रीजन में, और यहाँ पर लश ग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे हांगकांग, जावा, जापान, चाइना, इंडिया। हांगकांग, जावा, जापान, चाइना, इंडिया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। वहीं पर स्कार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ भी हैं, वो कौन सा है, साइबेरिया, बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अच्छा चलो, वर्ल्ड की जो मोस्ट फेमस रिवर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और वो रिवर्स बनाती हैं फर्टाइल रिवर वैली। मतलब देखो जो रिवर होती हैं वो अपने आसपास के एरिया को हर साल नई सॉइल देती है, न्यू सॉइल देती हैं, और उस एरिया को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं। तो जो गंगा रिवर है, इंडस रिवर है, ये इंडिया में, और इंडस रिवर तो पाकिस्तान में भी अपनी जो वैलीज़ हैं उसमें हमेशा नई सॉइल देती हैं और अपने प्लेन्स को फर्टाइल बनाए रखती हैं। गंगा
का जो फर्टाइल प्लेन है वहाँ पर बम्पर प्रोडक्शन होता है वीट का, राइस का, ऐसे इंडस रिवर के किनारे है। तो ये तो हो गई इंडिया की बात। हुआंगहो रिवर मिलेगी चाइना में, मेकोंग, यूफ्रेटिस, टिग्रिस, ये कुछ ऐसी रिवर हैं जिनके आसपास बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। और ये फर्टाइल सॉइल देने वाली कौन है? रिवर्स। ठीक है बात। फिर पढ़ लेते हैं, एशिया हैज सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल रिवर वैलीज। मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली आपको एशिया में ही मिलेगी, जैसे गंगा की वैली, इंडस की वैली, हुआंगहो, मेकोंग, यूफ्रेटिस, टिग्रिस, विच ग्रो ऑल काइंड ऑफ रिच क्रॉप। सारी रिच क्रॉप यहाँ पर ग्रो होती हैं और इसीलिए ये एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि ये रिवर पानी तो दे रही है, साथ में खाना भी दे रही है, मतलब फूड भी दे रही है। अब साथ ही साथ हमें वास्ट ट्रैक्ट ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता, जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है, बड़ा मुश्किल अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जैसे ईरान, अफ़गानिस्तान, थार, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया। ये ऐसे रीजन है एशिया के जहाँ पर लंबे लंबे ट्रैक्स, लॉन्ग ट्रैक्स हमको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बहुत दूरी तक आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पर बेचा आज जहाँ मॉडर्न एग्रीकल्चर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम थार में भी बहुत सारी क्रॉप को ग्रो कर पा रहे हैं। सेम अफ़गानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है। देन टू हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े ट्रैक्ट हमको जहाँ पर ऐसी जगह मिल रही हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिवर फर्टाइल प्लेन बना रही है और क्रॉप का बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं अपोजिट में ईरान, अफ़गानिस्तान, थार, तिब्बत, साइबेरिया ऐसे रीजन है जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होता है। चल, अब हम रिलीजन की बात करें तो एशिया बर्थ प्लेस है बहुत सारे महान धर्मों का, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। ये कहाँ पर जन्मे? वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया से निकले 3 महान धर्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। ठीक हुई बात। ईरान में जन्मा ज़ोरास्ट्रनिज्म। कन्फ्यूशनिज्म जन्मा चाइना में, चाइना का कन्फ्यूशनिज्म, ईरान का ज़ोरास्ट्रनिज्म, वेस्ट एशिया का जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। और भाई हमारे इंडिया का भी, इंडिया का है हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। तो महान धर्मों की भूमि भी कहते हैं एशिया को। वेस्ट एशिया से निकला जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रियनिज्म निकला ईरान से, कन्फ्यूशनिज्म निकला चाइना से, और इंडिया से निकला हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। ठीक है बात। मतलब लगभग मेजर सारे रिलीजन यही हो गए। सबसे बड़ा अगर हम मान लें कि धर्म क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, वो दोनों यहीं से निकले। फिर बुद्धिज़्म को भी बहुत सारी कंट्रीज मानती हैं, वो यहीं से है। हिंदुइज्म को हम एक फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री, या फर्स्ट नहीं भी मान रहे हो तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री मानती है। तो मेजर जो रिलीजियस फॉलोअर्स हैं या जो रिलीजन है उनका जन्म एशिया से ही हुआ है। इसके अलावा थोड़े बहुत धर्म ऐसे होंगे जो यहाँ वहाँ कहीं कहीं जन्मे होंगे या नहीं भी होंगे। अब हम पॉलिटिकल डिविजन्स देखेंगे एशिया के। तो जितनी भी कंट्री हैं इस कॉन्टिनेंट में एशिया के, वो उन सबको हमने कुछ पॉलिटिकल रीजन्स में डिवाइड कर दिया है फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वीनियंस, कि हमको थोड़ा कन्वीनियंस हो जाए पढ़ने के हिसाब से कि हम नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहे हैं, साउथ वेस्ट कंट्रीज़ पढ़ रहे हैं। इस हिसाब से हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को डिवाइड कर लिया है। पहले हम ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ पढ़ेंगे, मतलब फार ईस्ट की बात करें तो एशिया के सबसे ईस्ट में तो जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, ताइवान। फार ईस्ट, ईस्ट एशिया में कंट्रीज जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, ताइवान। फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात हम करेंगे, साउथ है ना, साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें, देखो मेरी बात सुन लो, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो हम साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो साउथ ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री है? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। एक बार फिर से बोलो, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आएंगी? यहाँ पर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। अब साउथ एशिया की बात करें, मतलब यहाँ आने वाली कंट्रीज़, तो इसमें हमारी नेबर कंट्रीज सारी ले लो, बस एक कंट्री छोड़ देना, वो है चाइना। क्योंकि चाइना कहाँ चली गई है बच्चा? फार ईस्ट में चली गई है। क्यों चली गई फार ईस्ट में? देखो हमारा वैसे भी इमीडिएट नेबर तिब्बत था, चाइना कभी भी हमारा नेबर नहीं था। वो तो बेटा जब तिब्बत पे कब्जा जमा लिया चाइना ने, जब अनऑथोराइज्ड इलीगल कंट्रोल कर लिया तिब्बत के ऊपर चाइना ने, तब चाइना हमारा पड़ोसी बना। नहीं तो चाइना की बॉर्डर कभी इंडियन बॉर्डर से टच नहीं होती थी। समझ में आ गई बात? हमारा इमीडिएट पड़ोसी था तिब्बत। समझ में आ गई बात? तो हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनका नाम ले लोगे तो तुम कहाँ पर आगे? साउथ एशिया में। एशिया में, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री है? ओके,
सिर्फ चाइना को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज तुम्हें हमारी नेबर याद आए सारे लिख देना है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स। आ गई ना साउथ एशिया की, हमारे सारे नेबर साउथ एशिया में। फिर वेस्ट एशिया की बात करें, मतलब अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ की कंट्रीज़ की बात कर ली, यहाँ की कंट्रीज़ की बात कर ली, ईस्ट की बात कर ली, साउथ ईस्ट की बात कर ली, साउथ की बात कर ली। अब हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे। कहाँ की वेस्ट एशिया की? तो वेस्ट एशिया में है सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, बहरीन, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इसराइल, लेबनान, सिप्रस, टर्की। जितने भी कंट्रीज़ के नाम याद आए ना जहाँ पर लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चल रही हों, इस्लामिक कंट्रीज़ जो आपस में शिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हों, और बेसिकली जहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज है, वो सारी की सारी कंट्रीज़ वेस्ट एशिया का पार्ट है। यहाँ सब में ऑयल मिलेगा, आपस में ये लड़ती रहेंगी। खुद एक कंट्री में ही सिविल वॉर चल रहा है, आपस में दो कंट्रीज़ तो बहुत कम लड़ रही है, जैसे ईरान इराक लड़ता रहता है, पर आपस में ही लड़ते रहते हैं ये लोग। तो सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, बहरीन, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इसराइल, लेबनान, सिप्रस और टर्की। तो ये वेस्ट हो गया। अब सेंट्रल एशिया की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे हम। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ सारी स्थान वाली, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान। हम नॉर्थ एशिया में जाते हैं, मतलब ऊपर वाले पार्ट में। रशिया स्पेन्स द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। बच्चा रशिया अकेले एशिया की कंट्री नहीं है बच्चा, वैसे तो पॉलिटिकली ये कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, क्योंकि जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वो कहाँ पर है? यूरोप में है। तो वैसे तो रशिया को कौन सी कंट्री बोलना चाहिए? यूरोपियन कंट्री, पर रशिया का एक बहुत बड़ा पार्ट कहाँ पर भी आता है? एशिया में भी आता है। द पार्ट ऑफ एशिया इज रेफर्ड टू एशियाटिक रशिया। वो पार्ट जो रशिया का एशिया में आता है उसे क्या कहते हैं? एशियाटिक। अब हम देखेंगे बच्चा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बेटा यूएसएसआर बनता है, और यूएसएसआर का मेजर कंपोनेंट होता है रशिया। ठीक है, बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर बनता है, जिसका मेजर कंपोनेंट होता है रशिया। पर ये जो रशिया होता है, ये बहुत टाइम तो सारी छोटी बड़ी कंट्रीज़ को जो यूएसएसआर के मेंबर होती हैं साथ में लेके चलने की कोशिश करता है, पर एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है कि सारी कंट्रीज़ चाहती हैं कि हमें इंडिपेंडेंट मिल जाए, हम इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन जाए। तो 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है। इससे 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बनते हैं, मतलब एक यूएसएसआर टूटने से 15 कंट्री आज़ाद कंट्री बन जाती है, जिसमें से कि जो 11 है, इस 15 में से जो 11 कंट्रीज़ होती हैं, 11 कंट्री होती है, वो बना लेती है CIS। एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम होता है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था। द CIS चार्टर स्टेटेड दैट ऑल मेंबर्स वर सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन। अब CIS का जो चार्टर बोलता था कि ये 11 कंट्री मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन तो बना रही है, पर ये सारी इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, कोई किसी के मैटर में कुछ बोलेगा नहीं। तो अगर हम CIS के मेंबर्स की बात करें तो वो हैं आर्मेनिया, अजरबैजान। इन दोनों के बीच में भी कोरोना के टाइम पे और कोरोना के पहले बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी, तो ऐसा बोल रहे थे कि इन दोनों की लड़ाई 3rd वर्ल्ड वॉर बन सकती है। जैसे आज से 1 आध साल पहले हम लोग बोलते थे रशिया यूक्रेन वॉर, आज से 1-1.5 साल पहले हम लोग बात करते थे ना कि रशिया यूक्रेन वॉर 3rd वर्ल्ड वॉर बन सकता है। तो रशिया यूक्रेन के पहले आर्मेनिया और अजरबैजान भी ऐसे ही लड़ रहे थे। फिर है बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन। देखो, तो CIS की जितनी कंट्री, ये एक लूज ऑर्गेनाइजेशन, ये बोलते तो हैं कि सारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, पर इन लोगों को आदत है एक दूसरे के लैंड मैटर्स में दिक्कत करने की। आप इसका मेंबर नहीं बनोगे, उसका मेंबर नहीं बनोगे, एक दूसरे को सलाह देने की। अब जैसे यूक्रेन चाहता था कि वो किसका मेंबर बन जाए, किसका मेंबर बनना चाहता था? नेटो का मेंबर बनना चाहता था, पर इस पर सख्त ऐतराज़ था किसको? रशिया को। तो रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो गई। वैसे आर्मेनिया और अजरबैजान भी एक छोटे से एरिया को लेके लड़ रहे हैं, और इस एरिया को लेके इतना लड़ रहे हैं कि इतने रिसोर्सेज उन्होंने वेस्ट किए कि उसमें उस लैंड के को 2 बार खरीदा जा सकता था। चलो, तो ये जो CIS के मेंबर हैं, इनमें आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। चलो, अभी कौन लड़ रहा है? रशिया और यूक्रेन। पहले कौन लड़ रहे थे? आर्मेनिया और अजरबैजान। जो लास्ट 2 हैं वो अनऑफिशियल मेंबर्स हैं, एज दे हैव नॉट रेटिफाइड द चार्टर ऑफ CIS। लास्ट की 2 उन्होंने CIS के चार्टर को रेटिफाई नहीं किया।
अब हम फिज़िकल फीचर्स देखेंगे एशिया के। अभी तो हमने पॉलिटिकल डिविजन्स देखे, अब हम फिज़िकल फीचर्स देखेंगे। तो नदर्न लोलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, सदर्न प्लेट्यू, ग्रेट रिवर बेसिन्स और आइलैंड। जैसे हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हैं तो हिमालयन माउंटेन को पढ़ते हैं, थार डेजर्ट को पढ़ते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ते हैं। वैसे ही अगर हम ऑल इन ऑल एशिया को पढ़ें तो हमें क्या पढ़ना है? नदर्न लोलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, सदर्न प्लेट्यू, ग्रेट रिवर बेसिन और आइलैंड। तो मैम 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ सकती है, राइट डाउन द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया। तो आपको 2 मार्क्स में सिर्फ इनकी हेडिंग देनी है, पर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो थोड़ा थोड़ा आपको सबको एक्सप्लेन करना है। चलो अब बेटा, अब हम पढ़ेंगे नदर्न लोलैंड्स को, ठीक है, कि नॉर्थ में, एशिया के नॉर्थ में क्या है? लोलैंड है। देखो एशिया यहाँ पर साइबेरिया से स्टार्ट होता है ना, तो यहीं से एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर एक्सपांस दिखेगा आपको, जो नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट होगा साइबेरिया से और ख़त्म कहाँ पर होगा? यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी। वेस्ट में उसको क्या मिलेगा? यूराल माउंटेन मिलेगा, यहाँ पर कैस्पियन सी मिलेगी, और शुरू कहाँ से हो रहा है? साइबेरिया से। तो ये किस शेप का? एक ट्रायंगुलर, बहुत बड़ा ट्रायंगुलर एक्सपांस एशिया में, जो नॉर्थ ईस्ट में साइबेरिया से स्टार्ट होके यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी पे वेस्ट में ख़त्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नदर्न लोलैंड। मेरे पास जो मैप है इस PDF के साथ बेटा, वो बहुत ही क्लियरली विजिबल नहीं है, पर आप लोगों की बुक में ही आप देखोगे ना जो मैप वाला पेज, तो उस पेज में आपको साइबेरिया भी मिल जाएगा, यूराल माउंटेन भी मिल जाएगा और कैस्पियन सी भी मिल जाएगी। From the Central Asian mountain range, these islands slope towards the Arctic coast। और इनका जो स्लोप है वो किसकी तरफ है बच्चा? आर्कटिक ओशन की तरफ है। सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ से ये जो आइलैंड्स हैं इनका स्लोप किसकी तरफ मिलेगा तुमको? आर्कटिक ओशन की तरफ। देखो अगर ये प्लेन्स हैं तो यहाँ से अगर कोई रिवर ओरिजिनेट होगी तो वो आर्कटिक ओशन में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप किसकी तरफ है? आर्कटिक ओशन की तरफ है। ठीक है बात। ये जो रीजन है इसको ड्रेन करती हैं 3 लॉन्ग रिवर्स। एक का नाम है ओप, येनिसे और लीना। ओप, येनिसे, लीना। कौन कौन सी 3 रिवर बच्चा? ये जो रीजन है जिसको हम नदर्न लोलैंड कहते हैं, इसको ड्रेन करने वाली, इसको पानी देने वाली 3 लंबी लंबी नदियां हैं, ओप, येनिसी, लेना। ओप, येनिसी, लेना। ये जो रिवर है ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती हैं और अपने आप को खाली करती हैं कहाँ पर? मतलब इनका माउथ बनता है कहाँ पर? आर्कटिक ओशन में। हमने देखा है कि बेटा अगर हम एशियन माउंटेन रेंजेस से बात करें तो इनका जो स्लोप है वो किसकी तरफ है? आर्कटिक ओशन की तरफ है। मतलब हम बोलते हैं ना स्लोप, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो यहाँ से स्लोप किसकी तरफ है? ऐसा है। तो यहाँ पर जितनी भी रिवर का ओरिजिनेशन होगा, भले वो ओब हो, येनिसी हो या लेना हो, इन सब का पानी फाइनली कहाँ जाएगा? आर्कटिक ओशन में। तो इस रीजन को ड्रेन करने वाली 3 रिवर कौन सी होगी? ओब, येनिसे और लेना। और ये किस में ड्रेन करती है? मतलब इनका माउथ कहाँ बनता है, कहाँ पर ये खाली होती है रिवर, मतलब अपना पानी किसको देती है? आर्कटिक ओशन को। ठीक, कोई बात? अब ये जो इतना बड़ा वास्ट लोलैंड है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से मतलब इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओब, येनिसी लोलैंड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पार्ट मिलेगा? ओब, येनिसी लोलैंड। तुरान प्लेन्स मिलेंगे साउथ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? ओब, येनिसी लोलैंड। साउथ वेस्ट में क्या है? तुरान प्लेन्स। और साइबेरियन लोलैंड है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में साइबेरियन लोलैंड, नॉर्थ वेस्ट में ओब, येनिसी लोलैंड और तुरान प्लेन मिलेंगे साउथ वेस्ट में। फिर से ध्यान रखो, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर क्या मिलेंगे? साइबेरियन लोलैंड। ठीक हुई बात। साउथ वेस्ट में क्या मिलेंगे तुमको? तुरान प्लेन्स। और नॉर्थ साउथ वेस्ट में क्या मिले आपको? साउथ वेस्ट में तुरान प्लेन्स। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगा आपको? ओब, येनिसी, है ना। तो आप अगर इस बहुत बड़े लोलैंड को डिवाइड करना चाहें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओब, येनिसी, तुरान और साइबेरियन लोलैंड। पहले हम ओब, येनिसी लोलैंड पढ़ेंगे बच्चा। देयर आर ओकेशनल डिप्रेशन इन ओब, येनिसी लोलैंड। डिप्रेशंस का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ आना, खाई बनना। जब जो नदर्न पार्ट होता है रिवर का वो फ्रीज हो जाता है। मेरी बात सुनो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका जो ढाल है वो किसकी तरफ है?
आर्कटिक ओशन की तरफ है। तो जितनी भी रिवर होंगी वो कहाँ पर फ्लो करके जाएंगी, आर्कटिक ओशन में जाएंगी। जब बहुत ज़्यादा ठंडियाँ पड़ती हैं तो आर्कटिक ओशन यहाँ जमने लग जाता है, पूरा फ्रीज हो जाता है। तो ये जो रिवर का जो माउथ होगा बेटा, ये भी जमने लग जाएगा। कब? विंटर सीजन में। तो अब ये जो पानी यहाँ से कंटिन्यू आ रहा है, ये तो यहाँ फैल जाएगा ना, पूरा फैल जाएगा। तो when the northern part of the river freeze during winter, the outlet of water to Arctic Sea is sealed. अब ये आउटलेट तो सील हो गया, यहाँ तो ज़्यादा पानी जाएगा ही नहीं, तो वाटर ओवरफ्लो हो जाता है। मिडिल पार्ट है फ्लड्स। अब इस मिडिल पार्ट में फ्लड आने लगेगी, क्योंकि ये जो पानी यहाँ जा रहा था आर्कटिक ओशन में, अब जाना बंद हो जाएगा। यहाँ तो ब्लॉकेज हो गई, अब ये पानी यहीं पर फैलने लग जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अगर किसी पानी को मैं यहाँ से चलाऊँ तो वो यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्लोप है, पर अब यहाँ पर एक ब्लॉकेज हो गया है, यहाँ पर तो बर्फ़ जम गई है, तो ये पानी अब यहीं पर फैलने लगा है। मतलब मिडिल पार्ट में ये फैलने लग गया, मिडिल पार्ट में ये फ्लड लेके आ रहा है। When the northern part of the river freezes, northern part तो फ्रीज हो रहा है क्योंकि वो आर्कटिक रीजन में आ रहा है, विंटर सीजन में भयंकर ठंड पड़ेगी। तो जो आउटलेट वाटर होता है आर्कटिक सी का, वो तो सील हो गया। अब वाटर ओवरफ्लो होगा मिडिल पार्ट में और वहाँ पर फ्लड ले आएगा। ये जो फ्लड वाटर है ये डिप्रेशंस में जाके भर जाएगा। डिप्रेशंस बोले तो मैंने बोला ना, खाई बन जाना, उन खाई में बन जाएगा और उन खाइयों को भर देगा। दिस वे वास्ट स्वैम्प एंड मार्शी एरिया आर क्रिएटेड इन नॉर्दर्न लोलैंड। अब नॉर्दर्न लोलैंड में तुमको जो ऐसे डिप्रेशंस मिलेंगे, जिन डिप्रेशंस में पानी भरा होगा, ये क्या बन जाएंगे? स्वैम्पी मार्शी एरियाज, मतलब दलदली एरिया बन जाएंगे, है ना। कैसे एरिया बन जाएंगे? दलदली एरिया बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है डायरेक्शन में, यहाँ पर पानी आके जम गया है। ये जो खाई बनी थी, ये जो डिप्रेशन बना था, इस डिप्रेशन में पानी आके जम गया है। तो जब पानी फ्लो में नहीं होता, सिर्फ जमा हुआ रहता है, तो वो गंदा भी हो जाता है, वहाँ पे दलदल बनने लगती है, स्वैम्पी या मार्शी एरिया बन जाता है। अब तुरान के लोलैंड को हम पढ़ेंगे। तो जो तुरान के लोलैंड है इज़ लोअर देन सी लेवल, ये सी लेवल से भी नीचे हैं कुछ प्लेसेस पे। तुरान के लोलैंड का जो लेवल है वो सी लेवल से भी कम है। दिस इज़ नोन एज तुरान बेसिन। इसी को क्या कहते हैं? तुरान बेसिन। इसको दो रिवर ड्रेन करती, मतलब तुरान लोलैंड को पानी देने वाली दो रिवर हैं, अमू दरिया और सर दरिया। अमू दरिया, सर दरिया, ये जो रिवर हैं ये फ्लो करती हैं अराल सी में, मेकिंग दिस एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। अब बेटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आप इनलैंड ड्रेनेज कहाँ कहेंगे, किसको कहेंगे? अगर आपके यहाँ की नदियाँ किसी सी में, किसी बड़ी सी में, किसी ओशन में नहीं मिलती, ठीक है, किसी ओशन में जाके नहीं मिलती, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इनलैंड ड्रेनेज। मतलब एक सी थी, लैंडलॉक्ड सी थी, जिसका कोई कनेक्शन नहीं था ओशन से, उस में जाके आपकी नदियाँ मिल जाती हैं, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? इनलैंड ड्रेनेज वाला एरिया। तो ये जो तुरान लोलैंड है, इसमें बेसिकली दो रिवर का इंपॉर्टेंट रोल है जो इस एरिया को पानी देती है, कि अमू दरिया, दूसरी है सर दरिया। तो ये जो अमू दरिया, सर दरिया है, ये किसी ओशन तक नहीं पहुँच पाती, ये अराल सी में जाके मिल जाती हैं और इस एरिया को इनलैंड ड्रेनेज वाला एरिया बना देती हैं। मतलब यहाँ की नदियाँ लैंडलॉक्ड एरिया में जो सी है उसी में मिल जाएगी, ओशन तक नहीं पहुँचेगी। अब हम साइबेरियन लोलैंड पढ़ेंगे। तो बच्चा जो साइबेरियन प्लेन है हैज़ बीन फॉर्म थ्रू ग्रेजुअल इरोजन ऑफ एंशिएंट थाईलैंड। जो एंशिएंट थाईलैंड था, धीरे धीरे करके वो टूटता गया ड्यू टू सन हीट, विंड और जो भी इरोजन के जो कारण थे उनसे, और तैयार हो गए साइबेरियन प्लेन। किससे तैयार हुए? एंशिएंट थाईलैंड से। हैंस देयर आर फ्यू इरोडेड हिल्स इन द लोलैंड। ये जो साइबेरियन लोलैंड है, यहाँ पर आपको हिल्स मिलेंगी, माउंटेन्स नहीं मिलेंगे, ऐसी राउंडेड हिल्स मिलेंगी, क्योंकि ये टूट टूट के क्या बने? साइबेरियन लोलैंड। अब हम बात करेंगे बच्चा सेंट्रल हाईलैंड की। तो सेंट्रल हाईलैंड में हमें क्या क्या मिलेंगे? फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे और प्लेट्यूज मिलेंगे। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिलेगा फोल्ड माउंटेन्स का, प्लेट्यूज का, विच मेकअप द कोर ऑफ माउंटेन सिस्टम ऑफ एशिया, जो कि कोर बनाएंगे पूरे एशिया के माउंटेन सिस्टम का। ठीक है बात। सेंट्रल हाईलैंड में हमें क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फोल्ड माउंटेन्स और प्लेट्यूज, और ये क्या बनाएंगे? कोर बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका? पूरे एशिया के माउंटेन सिस्टम का। जो माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर वो रेडिएट करती हैं पामेर नॉट से। एक नॉट है जिसको हम बोलते हैं पामेर नॉट। जब तुम इंडिया का ऐसे हिमालय वाला रीजन, ये वाला जम्मू कश्मीर देखोगे ना, इसके ऊपर ही आपको कुछ मैप में पामेर नॉट दिखाई देगी। मतलब ये बिल्कुल, आप लोग इंडिया का मैप देखो तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया तुम्हें दिखाई पड़ता है ना,
इसके ऊपर ही दिखेगी तुम्हें पामेर नॉट, बिल्कुल इमीडिएट ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। तो पामेर नॉट से रेडिएट करते, रेडिएट करना मतलब चारों दिशाओं में निकलना। तो पामेर नॉट से रेडिएट करते हैं बहुत सारे माउंटेन रेंजेस। जो पामेर नॉट है ये सिचुएटेड है, द पामेर नॉट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के साउथ में मिलेगी हमको पामेर नॉट। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के नॉर्थ में मिलेगी हमें पामेर नॉट। आई बात समझ में? तो जो माउंटेन रेंजेस हैं जो रेडिएट करती हैं पामेर नॉट से, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस रेडिएट करती हैं पामेर नॉट से। पामेर नॉट सेंट्रल एशिया के तो साउथ में है, पर इंडिया के नॉर्थ में है। बिल्कुल ये इंडिया का ये वाला पार्ट देखोगे, इसके ऊपर यहाँ पे दिखेगी पामेर नॉट। अब बेटा ये जो पामेर नॉट है ना, ये मीटिंग पॉइंट है फॉर द सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंज। जितनी भी सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंज है उसका मीटिंग पॉइंट है पामेर नॉट। अब पामेर से फ्रॉम पामेर द चेन ऑफ माउंटेन स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन। रेडिएट करना मैंने बोला ही ना, चारों दिशाओं में निकलना। तो पामेर नॉट से चेन ऑफ माउंटेन स्प्रेड होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, टू द नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, टू द वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी माउंटेन निकलेगी, साउथ ईस्ट में निकलेगी, साउथ वेस्ट में निकलेगी और वेस्ट में भी निकलेगी। ये जो रेंजेस हैं ये स्केलेटन बनाती हैं इस कॉन्टिनेंट का। आई बात समझ में? पामेर से चेन ऑफ माउंटेन्स स्प्रेड होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में भी है। ये जो रेंजेस हैं ये स्केलेटन बनाती हैं किसका? इस कॉन्टिनेंट का। अब अगर पामेर नॉट की बात करूं तो पामेर नॉट की जो हाइट है वो 6000 मीटर है। ये इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। द पामेर नॉट विथ अ हाइट ऑफ 6000 मीटर। पामेर नॉट की हाइट कितनी? 6000 मीटर। और ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का सबसे हाइट पे जो प्लेट्यू है वो है पामेर नॉट। कितना हाइट है? 6000 मीटर्स। पामेर नॉट के वेस्ट में आपको दो रेंजेस मिलेंगी, एक होगी सुलेमान रेंज, तो सुलेमान रेंज, और दूसरी होगी हिंदू कुश रेंज। तो कौन कौन सी दो रेंज मिलेंगी हमें? एक होगी सुलेमान और दूसरी होगी हिंदू कुश। अब हम बात करेंगे सुलेमान रेंज की। इट एक्सटेंड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो सुलेमान रेंज कहाँ जा रही है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। फिर से ध्यान रखना, पामेर नॉट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है सुलेमान रेंज। तो सुलेमान रेंज तुम्हें यहाँ मिलेगी, ठीक हुई बात। एंड कंटिन्यूज एज जैग्रूस माउंटेन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ईरान। और ये जैग्रूस माउंटेन बन जाएगी आगे जाके कहाँ पर मिलेगी? कोस्ट ऑफ ईरान पे। अब हम देख लेते हैं मैप में। अब देखो बेटा यहाँ समझने की कोशिश करो कि अगर ये पामेर नॉट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो देखो हमने बोला ना साउथ वेस्ट में सुलेमान मिलेगी, मिल गई सुलेमान। और सुलेमान ही आगे जाके क्या बन जाती है? जैग्रूस। तो ये ईरान के कोस्ट पे तुम्हें क्या मिलेगी? जैग्रूस। तो ये रही जैग्रूस और ये रही सुलेमान, ये रही पामेर, ठीक हुई बात। चलो, और ये है हिंदू कुश। ये कौन सी है? हिंदू कुश। तो यही मैप में देख लो, अभी मैं सुलेमान बता रही हूँ, मैंने जैग्रूस भी बता दी, फिर उसके बाद मैं हिंदू कुश जब बताऊंगी तो मैप दिखाने नहीं आऊँगी। तो ये है हिंदू कुश। तो सुलेमान जो रेंज है, सुलेमान रेंज साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती, मैंने भी आपको दिखा दिया। आगे जाके ये जैग्रूस माउंटेन की तरह कंटिन्यू रहती है ईरान के कोस्ट पे। जो जैग्रूस माउंटेन है कन्वर्ज एट द अर्मेनियन नॉट, और ये आगे जाके अर्मेनियन नॉट पे कन्वर्ज करता है, एक प्लेट्यू है। एंड कंटिन्यूज वेस्टवर्ड इनटू टर्की, और फिर ये कंटिन्यू करता है वेस्टवर्ड टर्की में, जहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? टॉरस माउंटेन। तो एक सुलेमान रेंज आगे जाके जैग्रूस बनेगा, कहाँ पर? ईरान के कोस्ट पर। फिर ये आगे जाके किस में कन्वर्ज कर जाएगा? अर्मेनियन नॉट्स में, और आगे वेस्टवर्ड मूव करके टर्की जाएगा, और टर्की में इसे टॉरस माउंटेन कहेंगे। चलो एक बार और मैप में देखो, ये सुलेमान है, आगे जाके ये जैग्रूस बनेगी, आगे जाके ये अर्मेनियन नॉट्स में कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और टर्की में इसे ही टॉरस माउंटेन कहेंगे। अब हिंदू कुश की बात करें, इट रन्स वेस्टवर्ड, अभी हमने देखा था यहाँ पर पामेर नॉट है, साउथ वेस्ट में हमने देख लिया था हमारे सुलेमान को। अब हम देखेंगे वेस्ट में हिंदू कुश को। इट रन्स वेस्टवर्ड, ये वेस्टवर्ड रन करता है थ्रू नदर्न तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड टू बॉर्डर ऑफ ईरान। देख लो अब इसको, ये है बेटा पामेर नॉट, और ये पामेर नॉट के वेस्ट में है हिंदू कुश।
हिंदू कुश कहाँ कहाँ से जाएगा बच्चा? तो नदन, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर ईरान को भी बॉर्डर करेगा। इट कंटिन्यूज वेस्टवर्ड, ये वेस्टवर्ड कंटिन्यू करेगा एज द एल्ब्रूज माउंटेन, है ना। अभी हमने देखा था जैग्रूस, किसको कौन बनता है जैग्रूस? सुलेमान। ऐसे एल्ब्रूज बनेगा कौन? हिंदू कुश माउंटेन। फ्रॉम अर्मेनियन नॉट एल्ब्रूज माउंटेन कंटिन्यूड वेस्टवर्ड। अब जरा ध्यान से सुनना, सुलेमान बना जैग्रूज और फिर अर्मेनियन नॉट में मिलके आगे जाके टॉरस बन जाता है, वैसे ही हिंदू कुश एल्ब्रूज माउंटेन बनता है वेस्टवर्ड में, अर्मेनियन नॉट में मिलता है और फिर जब वो वेस्टवर्ड टर्की के पास जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉन्टिक माउंटेन। तो टर्की में दोनों माउंटेन रेंज मिलेंगी, तुमको सुलेमान भी मिलेगा और हिंदू कुश भी मिलेगा। सुलेमान का नाम हो जाता है टॉरस, क्या हो जाता है? टॉरस ही हो जाता है ना, हाँ टॉरस। और हिंदू कुश का नाम हो जाएगा पॉन्टिक माउंटेन। यहाँ पर टू इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बनेंगे। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू क्या होता है? ये माउंटेन है बच्चा और ये माउंटेन है, इनके बीच में अगर कोई प्लेट्यू बन रहा है तो उससे क्या कहते हैं? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं टू इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बनाती हैं। तो प्लेट्यू ऑफ ईरान ये एल्ब्रूज और जैग्रूज के बीच में है, ठीक है। प्लेट्यू ऑफ ईरान, तो जो ईरान का प्लेट्यू है उसके नॉर्थ में तुम्हें मिलेगा एल्ब्रूज और साउथ में मिलेगा जैग्रूज। प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया जो टर्की में बनता है। मेरी बात समझ में आ रही ना बच्चा? दो माउंटेन रेंजेस के बीच में कोई प्लेट्यू बनेगा तो उसे हम इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहेंगे। तो जो एल्ब्रूज और जैग्रूज के बीच में बनता है, जिसके नॉर्थ में एल्ब्रूज हो साउथ में जैग्रूज हो, उसे बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ ईरान। फिर प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया बनेगा टर्की में, ये बनेगा किस किस के बीच में? पॉन्टिक और टॉरस के बीच में, ठीक हुई बात। इस रीजन को हम एशिया माइनर बोलेंगे। नॉर्थ में पॉन्टिक होगा, साउथ में टॉरस होगा, ये वाला जो रीजन होगा उसे हम बोलेंगे एशिया माइनर। यहाँ देखो समझ में आएगा तुमको। ये हो गई हमारी अर्मेनियन नॉट और इस अर्मेनियन नॉट से ये रही टॉरस और ये रही पॉन्टिक, और टॉरस और पॉन्टिक के बीच में जो रीजन है उसे हमने क्या बोला? एशिया माइनर। अब थोड़ा सा और समझो, ये है पामेर की नॉट, ये निकला सुलेमान, ये निकला हिंदू कुश। सुलेमान आगे जाके यहाँ पर क्या बन जाता है? जैग्रूस। ये आगे जाके क्या बन जाते हैं? एल्ब्रूस। ये दोनों फिर कहाँ मिलते हैं? अर्मेनियन नॉट में। ये आगे जाके बन रहा है टॉरस, ये आगे जाके बन रहा है पॉन्टिक। टॉरस और पॉन्टिक के बीच में एशिया माइनर बनेगा, है ना। और प्लेट्यू ऑफ ईरान बनेगा एल्ब्रूज और जैग्रूस के बीच में। अब हम देखेंगे काराकोरम रेंज को। इट इंक्लूड्स द माउंटेन्स एंड प्लेट्यू रीजन टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। काराकोरम रेंज में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के प्लेट्यू और माउंटेन आएंगे। ये जो माउंटेन रेंज है ये रन करती हैं नॉर्थ ऑफ हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में, और इसीलिए हिमालय के नॉर्थ में रन करती हैं और इनका नाम क्या है? काराकोरम। जो गॉडविन ऑस्टिन K2 है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है जो इसी रीजन में सिचुएटेड है। काराकोरम रेंज में K2 है गॉडविन ऑस्टिन। इन द ईस्ट दिस रीजन इज कॉल्ड कैलाश, और इसके गॉडविन ऑस्टिन के जो ईस्ट में रीजन है उसे ही हम कैलाश बोलते हैं। जो लद्दाख का प्लेट्यू है ये काराकोरम और हिमालय के बीच में ही है। लद्दाख का जो प्लेट्यू है उसके एक साइड हिमालय है और एक साइड काराकोरम है, और काराकोरम में क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। और काराकोरम मतलब कि गॉडविन ऑस्टिन के ईस्ट में तुम्हें क्या मिलेगा? कैलाश। तो ये है बच्चा हिमालय, ये है काराकोरम, ये है हिमालय, ये है काराकोरम, और इसके बीच में मिलेगा लद्दाख का प्लेट्यू। एक सेकेंड दूसरी माउंटेन रेंज यहाँ से निकलती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम हिमालय। हिमालय से निकल के दो अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जो सदर्न पार्ट होगा जो चाइना तक जाएगा उसे हम बोलते हैं कुनलुन, और इन द नॉर्थ इट इज़ कॉल्ड अल्तियान। इन द ईस्ट इट इज़ नोन एज नानचान, नानचन। तो नॉर्थ वाले पार्ट को हम अल्तियान कहते हैं, ईस्ट वाले पार्ट को हम नानचन कहते हैं। अब देखो पामेर नॉट पे फिर आ जाओ, ये हमारे इंडिया के ऊपर पामेर नॉट, ये रे कुनलुन रेंज, ये अल्तियान ताग और ये नानचन। ये कुनलुन, फिर पामेर नॉट से ही निकली कुनलुन, पामेर नॉट से निकला अल्तियान ताग और फिर नानचन, नानचान, ठीक हुई बात। चलो कुनलुन नानचान में मैप पे भी आपको दिखा चुकी हूँ कौन कौन से डायरेक्शन में है। नॉर्थ, चलो चलो चलो, इन द नॉर्थ इट इज़ कॉल्ड अल्तियान ताग, नॉर्थ में इसको अल्तियान ताग बोल रहे हैं, ईस्ट में इसको नानचन बोल रहे हैं। बिटवीन कुनलुन इन द नॉर्थ एंड हिमालय इन द साउथ, कुनलुन नॉर्थ में है हिमालय साउथ में है, बीच में मिलेगा तिब्बत का प्लेट्यू। नॉर्थ में है कुनलुन, साउथ में है हिमालय, इसके बीच में मिलेगा हमें तिब्बत ऑफ प्लेट्यू। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। किस प्लेट्यू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं?
प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार, तिब्बत के प्लेट्यू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तान शान नोन एज हेवनली माउंटेन, तियान शान को हम हेवनली माउंटेन कहते हैं इन चाइनीज। स्ट्रेचेस टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पामेरनाथ, पामेरनाथ के नॉर्थ ईस्ट से ये चलेगा फर्दर नॉर्थ में अल्ताई माउंटेन। और बेटा ये जो तियान शान है इसके नॉर्थ में आपको 3 माउंटेन रेंजेस मिलेगी। तो बेटा तियान शान के नॉर्थ में, टू द नॉर्थ ऑफ तियान शान के नॉर्थ में 3 माउंटेन रेंजेस मिलेगी, खीगन, अल्तार, स्टैनवॉय। ठीक हुई बात। और टू द नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी येवलोनवे माउंटेन, येवलोनवे माउंटेन। कहाँ पर मिलेंगी ये? तियानचन माउंटेन के पास। और जो ग्रेट मंगोलियन प्लेट्यू है ये खीगन और नानशान के बीच में है। मंगोलियन प्लेट्यू किस किस के बीच में है? खीगन और नानशान। बच्चा हिमालयन माउंटेन रेंज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 से। ठीक है बात।